हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। तो आप सभी को पता है अपन ने BSc सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर अपन ने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ ली है, 3D श्रेणी की और 4D और 5D श्रेणी की। इन 2 वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो आपके 20 नंबर के सवाल इनसे हो जाएंगे। आप भले 5 साल की पेपर करके देख लेना। नेक्स्ट जो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वो आपके अम्ल तथा क्षार यानी एसिड तथा बेस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे भी आपके एक 1.5 नंबर का सवाल फिक्स है और एक 6 नंबर का सवाल, ये 2 सवाल इससे आते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो एक 3 नंबर का सवाल, मतलब 1.5 नंबर और 3 नंबर का सवाल ऐसा आते हैं। तो मतलब ये भी आपके एक इंपोर्टेंट चैप्टर है और पूरा 12वीं का चैप्टर है। जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ रखा होगा अम्ल क्षार के बारे में, वो वही अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे अम्ल और क्षार को समझाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उन थ्योरीज में लगभग 6 थ्योरीज है, अपन उनको पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत या आप कह सकते हो थ्योरी है वो है चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत है, यानी क्लासिकल थ्योरी। मतलब ये थ्योरीज क्यों दी गई, तो अम्ल और क्षार के बारे में बताने के लिए दी गई कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो जो सबसे पुरानी यानी क्लासिकल थ्योरीज है उसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो आप भी पढ़ते आ रहे हो, अम्ल एसिड क्या होते हैं। तो अपन लिखते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनके गुणों के बारे में बताते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला तो आप ये पढ़ते हो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा आप पढ़ते हो कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये 2 चीजें अपन पहले से जब शुरू में क्लासिकल थ्योरी थी तब पढ़ते थे कि एक तो क्या होता है, इनका स्वाद के साथ खट्टा होता है और दूसरा होता है एक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब इनको याद रखने का तरीका, लिटमस पत्र को याद रखने का एक तरीका है, आप अनिल शब्द ध्यान रख लो। कौन सा शब्द, अनिल। ए यानी अम्ल, नी यानी नीला, और अल मतलब ले मतलब लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इससे आप आसानी से याद रख पाओगे। तो ये हो गया आपके अम्ल। फिर अपन दूसरा क्या पढ़ते हैं, क्षार। दूसरा पढ़ते हैं क्षार यानी बेस के बारे में। इसके बारे में आप पढ़ते हो कि इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद कड़वा तीखा होता है। तो क्या होता है, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा तीखा, कड़वा या तीखा होता है। इसका स्वाद अगर आपको पता करना हो तो एक साबुन का छोटा सा टुकड़ा लेकर खा के देख लेना, स्पर्शी हो, एक तो होगा वो तेली होगा और प्लस कड़वा लगेगा, मतलब कड़वा कड़वा अजीब ही स्वाद होगा उसका। ठीक है। और दूसरा अपन है कि ये लाल लिटमस पत्र को, किसको, लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देते हैं, नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर, यानी चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंदर आपको केवल दो पॉइंट ध्यान रखने जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो 6ठी 7वीं क्लास से। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वा तीखे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समझ गए। इस अम्ल को ध्यान रखने का ट्रिक ध्यान रख लेना, अनिल ध्यान रखना, ए यानी अम्ल, नी यानी नीला और अल मतलब जो अल उसका मतलब लाल। तो ये तो आपका पहला सिद्धांत इतना सा चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत आपके खत्म हो गया। अब अपन दूसरा पढ़ते जो आपके इंपोर्टेंट है। अब अपन अम्ल और क्षार की जो सेकंड थ्योरी है वो है आपके आर्यनिक सिद्धांत, आर्यनिक थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आर्यनिक के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल यानी एसिड क्या होते हैं। तो आर्यनिक कहता है कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, एक वर्ड ध्यान रखना आपको, जलीय विलयन, जलीय विलयन में H+ देते हैं। आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं, वो अम्ल होते हैं। जैसे HCl है, HCl को आप किसके अंदर बोलोगे, जल के अंदर बोलोगे, H2O। तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, H+ प्लस Cl- के अंदर। तो देखो HCl किसके अंदर टूटा, H+ के अंदर। ये H+ दे रहा है इसलिए क्या है, अम्ल है। जैसे H2SO4, H2SO4 को जल में बोला जाता है तो ये आपके टूट जाता है H+ प्लस HSO4 माइनस में। तो देखो ये भी क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, H2SO4 क्या दे रहा है,
H प्लस दे रहा है, अतः ये भी क्या है, अम्ल है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। फिर बात करते हैं अपन क्षार की, यानी बेस की। तो बेस क्या होते हैं, इसके अनुसार बेस होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस दाब देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आते हैं, OH माइनस देते हैं जलीय विलयन में। कौन से विलयन में, जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं ना। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, उन्हें अपन क्षार कहते हैं। जैसे जैसे NaOH है, ठीक है, इसको जब जल में घोला जाता है तो किसके अंदर टूट जाता है, ये Na प्लस प्लस OH माइनस के अंदर। देखो OH माइनस दिया तो ये क्या है, क्षार है। जैसे KOH है, जल में घोलो तो ये हो जाएगा आपके K प्लस प्लस OH माइनस। तो ये क्या है, जो जल में OH माइनस देता है उसे अपन क्षार कहते हैं, जो H प्लस देता है उसे अम्ल कहते हैं। उसके बाद में आर्यनिस ने बताया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के बारे में। अम्ल के बारे में तो बता दिया, फिर इनमें भी बताया प्रबल और वीक के बारे में, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। तो पहले अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है ना। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसने बताया, मतलब आर्यनिस ने बताया कि जो अम्ल होते हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया। एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के अंदर, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अंदर बांट दिया। तो अपन बात करते हैं प्रबल अम्ल। तो आर्यनिस ने बताया कि प्रबल अम्ल उन्हें कहा जाता है जिन्हें जल में घोलने पर उनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। सुनना, प्रबल अम्ल उन्हें कहा जाता है जिन्हें जल में घोलने पर उनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। अभी आयनन हो जाता है इसका मतलब क्या है, देखो आयनन हो जाने का मतलब है कि जल के अंदर वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, अच्छी तरह से घुल जाता है, अपन उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर नमक को घोलते, अच्छी तरह से घोल देते तो नमक क्या होता है, उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। तो अपन कहते हैं कि वो क्या है, एक प्रबल लवण है। जैसे इसके अंदर बात करते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो देखो जैसे HCl है, HCl को जो आप जल के अंदर घोलते हो ना, किसके अंदर, जल के अंदर, तो ये टूट जाता है H प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। किसके अंदर टूट जाता है, H प्लस Cl माइनस के अंदर। तो ये HCl क्या होता है, इस जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है, मतलब पूर्ण अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसकी कुछ मात्रा बच जाती है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। अब आप इसको, जैसे आपको जो फिर विलयन मिलेगा, जैसे HCl को जल के अंदर घोल दिया, फिर जो विलयन मिलेगा उस विलयन से आप वापिस क्या नहीं कर सकते हो, H प्लस और Cl माइनस को अलग नहीं कर सकते हो, मतलब HCl को वापिस प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो उसके अंदर क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। ठीक है, जैसे HCl ले लो आप, या जैसे आप H2SO4 ले लो, या HNO3 ले लो। HNO3 भी क्या होगा, जैसे आप इसको जल में घोलोगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा। देखो H प्लस तो दे रहे हैं इसलिए अम्ल है, लेकिन क्यों इन्हें अपन प्रबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से उनका आयनन हो जाता है। दुर्बल अम्ल उन्हें कहते हैं जिनका जल में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। आयनन, या एक और वर्ड बोल सकते हो आप, वियोजन। आयनन की जगह क्या लिख सकते हो, वियोजन भी लिख सकते हो। पूर्ण रूप से आयनन या वियोजन नहीं होता है। जैसे CH3COOH है, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल। जब इसको जल में घोला जाता है ना, इसमें घोला जाता है जल में, तो बनता है आपके H प्लस प्लस CH3COO माइनस, मतलब कुछ नहीं, यहाँ से H प्लस हटा तो H प्लस आ गया और CH3CO माइनस, CH3COO माइनस आ गया। तो इसके अंदर देखो मैंने एरो को दोनों तरफ बनाई है, एक एरो आगे की तरफ है, एक एरो पीछे की तरफ है। मतलब इस एरो का मतलब है कि इससे आप ये प्राप्त कर सकते हो और इनसे वापस आप क्या प्राप्त कर सकते हो, ये प्राप्त कर सकते हो। मतलब जैसे आप इसको जल में घोलोगे ना, ये इसमें टूट जाएगा, लेकिन आप इन दोनों की क्रिया कराकर वापस क्या प्राप्त कर सकते हो, एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हो दुर्बल अम्ल के अंदर। लेकिन प्रबल अम्ल के अंदर देखो मैंने एक ही तरफ एरो बनाया है, मतलब 80 भी एक बार जल में घोला वो इसके अंदर टूट जाएगा, तो वापिस आप इसको नहीं बना पाओगे। तो ये आपके हो गया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्या मतलब ध्यान रखना कि जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं प्रबल है, और जो आंशिक रूप से घुलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल बोलते हैं, यानी वीक बोलते हैं। इसी तरह उन्होंने क्षार के बारे में बताया, तो ये अम्ल हो गया। अब अपन करते हैं क्षार, और इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जाना नोट्स डाउनलोड कर लेना।
अब अपन बात करते हैं क्षार यानी बेस। तो बेस को भी इन्होंने दो भागों में बांट रखा है। इन्होंने कहा भाई एक तो होता है प्रबल, एक होता है प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है आपके दुर्बल क्षार जिसे अपन बोलते हैं वीक बेस, है ना, वीक यानी कमजोर। तो देखो प्रबल क्षार परिभाषा वही, ऐसे क्षार जिनको जल में घुलने पर उनका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, आयनन हो जाता है। मतलब जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, इसको जैसे मैं जल में घोलूंगा तो ये जल में घोला जाएगा इसको, तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस के अंदर टूट जाएंगे। जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जल में घोलोगे इसको तो क्या बन जाएगा, K प्लस प्लस OH माइनस। इस तरह से ये OH माइनस दे रहे हैं इसलिए क्षार है, और ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं इसलिए इन्हें प्रबल क्षार बोल रहे हैं। अब इनसे आप वापिस ये प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। दुर्बल क्षार के अंदर क्या होता है, जिनका जल में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। जैसे NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, मतलब NH4 के ऊपर प्लस चार्ज है, OH के ऊपर माइनस चार्ज है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, NH4OH को जल में घोला जाएगा तो इसके अंदर तो टूट जाएगा आयनों के अंदर, NH4 प्लस और OH माइनस के अंदर। लेकिन इनसे ये क्या अपन प्राप्त कर सकते हैं, NH4OH प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब आरएनएस कहता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, क्या आरएनएस कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को उन्होंने नाम दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया कहते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके एक तो बनाते हैं लवण बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और एक जल का निर्माण करते हैं यानी वाटर बनाते हैं। कैसे, देखो आपने अम्ल ले लिया जैसे HCl क्या अम्ल है, आपने क्षार ले लिया जैसे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये अपना आयनों में किसे टूटेगा, ये H प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस, ये OH माइनस। अब देखो प्लस माइनस को जोड़ दो, H प्लस किसके साथ में जुड़ेगा, OH के साथ में, और Cl माइनस किसके साथ में जुड़ेगा, Na प्लस के साथ में। तो देखो Na प्लस Cl क्या बनेगा, NaCl, और OH माइनस और H प्लस मिलकर आपके बनाएंगे H2, है ना। तो देखो HCl अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अभिक्रिया करके NaCl बनाया, NaCl आपके लवण होता है और जल होता है। इससे अपनी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी थ्योरी के बारे में, जिसने ये बताया। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, इसके कुछ लूप होल्स हैं। देखो क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसने जो बताया, एक वर्ड यूज किया है कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं। कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन। क्षार क्या होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, क्षार क्या होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हम जल ले नहीं रहे और मान लो जैसे HCl होता है ना, सुना ये HCl गैस के रूप में भी कौन सा होता है, जैसे HCl को आप जल में घोलोगे तो वो बता रहा है कि अम्ल है, लेकिन HCl जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये गैस के रूप में भी पाया जाता है और इसकी प्रवृत्ति तब भी अम्लीय होती है, इसकी व्याख्या ये आरएनएस नहीं करता। सुनना, आरएनएस ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जलीय विलयन लेना पड़ेगा तब अपन अम्ल और क्षार के बारे में बता पाएंगे। लेकिन जो HCl है ये तो गैस की अवस्था में है, गैसीय अवस्था में भी ये क्या अम्लीय होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो होता है ये गैस के रूप में भी होता है ना, तो ये अम्लीय होता है, तो इसमें जल की जरूरत नहीं है तो भी अम्लीय। इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया, आरएनएस नहीं कर पाया। दूसरा होता है कि आरएनएस का सिद्धांत उनकी व्याख्या कर पाता है जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं या OH माइनस देते हैं, उनकी व्याख्या कर पाता है जो जलीय विलयन या तो H प्लस देंगे या OH माइनस देंगे। अगर H प्लस देंगे तो अपन कहेंगे अम्ल है, OH माइनस देगा तो अपन कहेंगे क्षार है। लेकिन बहुत सारी जैसे आपको पता है SO2, CO2, AlCl3 ये सभी क्या है, SO2, CO2, AlCl3 ये सभी अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय है। अब यहाँ पर तो देखो SO2 कहां से H प्लस देगा, CO2 कहां से H प्लस देगा, इसके पास में तो H है ही नहीं है,
तो भी ये क्या अम्लीय है, तो इसकी व्याख्या आपके आरएनएस नहीं कर पाया। तो फिर इसकी व्याख्या करने के लिए आगे एक नया सिद्धांत आया, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, वो है आपके ब्रस्टेट लोरी सिद्धांत, यानी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इन्होंने इनके अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं, तो इन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं, क्या जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। जैसे उसने बताया, आरएनएस ने बताया जलीय विलयन में H+ देते हैं, ये भी कह रहे हैं कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं। H+ को ध्यान रखना, प्रोटॉन भी बोलते हैं, मतलब ये जलीय विलयन में H+ देते हैं, मतलब प्रोटॉन का त्यागते हैं, यानी प्रोटॉन त्यागना। मतलब आप ये लिखो कि जो जलीय विलयन में H+ देते हैं या प्रोटॉन त्यागते हैं, एक ही बात है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में आपके क्या करते हैं, H+ देते हैं या प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, सार की परिभाषा भी देख लो, फिर सार इनको समझते हैं रिएक्शन के माध्यम से। सार यानी बेस, तो बेस क्या होते हैं, उनके अंदर आरएनएस के अंदर आपने क्या पढ़ा कि जो बेस होता है वो OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में। लेकिन सार ब्रस्टेड लोरी के अनुसार सार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ या H+ को अपन बोल रहे प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना। अम्ल के बारे में तो क्या बताया, जो जलीय विलयन में H+ देते हैं, और सार के बारे में क्या बताया, जो उन H+ को ग्रहण करते हैं। H+ को अपन प्रोटॉन बोलते हैं, तो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। इक्वेशन देखो, जैसे आपके एक समीकरण है, जैसे HCl प्लस H2 है, HCl प्लस H2 है। देखो यहां से HCl यहां पर क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, आपने पढ़ा। HCl किसके अंदर टूटेगा, H+Cl- के अंदर। तो होता क्या है, ये जो H+ होता है ये H2 ग्रहण कर लेता है, और क्या बनता है, H2 ग्रहण कर लेता है, तो क्या बनता है, H3O+ बनता है। क्या बनता है, H3O+ बनता है। मतलब ये प्लस इसने ग्रहण कर लिया, तो देखो H यहाँ पर 2 थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर क्या बचा, Cl- बचा। समझ गए। तो देखो यहाँ पर HCl ने क्या किया, H+ दिया, प्रोटॉन त्यागा, तो इसे अपन बोलते हैं कि ये अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। और क्योंकि H2 ने देखो, H2 ने क्या किया, अब H+ को ग्रहण किया, तो अपन बोलते हैं कि ये क्षार है। ये क्या है, क्षार है। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे आपके H2O प्लस NH3 है। ठीक है, ध्यान रखना, NH3 हमेशा क्या होता है, क्षार होता है। NH3 क्या होता है, क्षार होता है। यहाँ पर जो जल होता है ना, जल कैसे टूटता है, H+ OH- में टूटता है या नहीं टूटता है, जल किसके अंदर टूटता है, H+ OH- के अंदर। अभी पर लिखेंगे, जैसे जल यहाँ पर सार है, यहाँ पर अम्ल की बात व्यवहार कर रहा है, तो इसे उभयधर्मी बोलते हैं। अभी जस्ट पढ़ने वाले है ना। H2 किसके अंदर टूटा, H+ OH- के अंदर। तो ये H+ कौन ग्रहण कर लेता है, NH3, तो क्या बनता है, NH4+, और प्लस एक और क्या बचता है यहाँ पर, OH-, तो ये OH-। तो यहाँ पर H2O क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसने क्या किया, H+ दिया, तो ये अम्ल है। और नाइट्रोजन हमेशा, ये नाइट्रोजन स्टार्ट वाले हमेशा क्या होते हैं, क्षार होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अम्ल क्या होते हैं, जो H+ देते हैं। देखो ये H+ दे रहा है, ये भी H2O भी यहाँ पर H+ दे रहा है। क्षार क्या होते हैं, जो H+ ग्रहण करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर H2O क्या कर रहा है, H+ ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, NH3 क्या है, क्षार, ये भी H+ ग्रहण कर रहा है। NH+ ग्रहण करके क्या बना, NH4+ बना। H2 H+ ग्रहण करके क्या बना, H3O+ बना। ठीक है, ये तो इनकी परिभाषा। फिर उन्होंने एक और वर्ड यूज किया, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार। सुनना, इसी के अंदर मैं बता दूंगा, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार। देखो थ्योरी अगर परीक्षा में लिखना हो तो इतना मत लिख देना, देते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, और कैसे क्या लिखना है मैंने बता दिया है। फिर टेलीग्राम चैनल पे जाना, एमसीक्यू सर्च करना, आपको मिल जाएंगे, है ना, इसके नोट्स मिल जाएंगे। देखो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार, अब ये क्या होता है, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी का मतलब होता है कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस। अब इन कैसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना, अम्ल जो होता है, अम्ल, इन रिएक्शन में जो अम्ल होता है, अम्ल से क्या निकलता है, अभी आपने बात की, अम्ल H+ निकालता है, H+ त्यागता है। और अम्ल से जो बनता है,
अम्ल ने H प्लस त्याग दिया, उसके बाद में जो बचा, H प्लस त्यागने के बाद में जो बचता है उसे अपन बोलते हैं संयुग्मी सार। क्या बोलते हैं? संयुग्मी सार बोलते हैं। समझ गए? सार ये क्या करता है? H प्लस ग्रहण करता है। H प्लस क्या करता है? ग्रहण करता है। और जो ग्रहण करता है तो सार से क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। जस्ट बस इनका उल्टा कर आगे संयुग्मी लिखना है। देखो कैसे है, अम्ल था सार बनेगा, लेकिन सार के आगे क्या लिखना है? संयुग्मी लिखना है। सार था, सार से क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। जैसे इसके अंदर देखना, इस रिएक्शन के अंदर देखना, ये अम्ल था, ये आपकी सार था। अम्ल ने H प्लस दिया, H प्लस देने के बाद में इसके पास में क्या बचा? Cl माइनस बचा। अम्ल देने के बाद में इसके पास मतलब H प्लस देने के बाद में इसके पास में क्या बचा? Cl माइनस बचा। तो जो Cl माइनस है ना, इसे अपन बोलेंगे संयुग्मी सार। संयुग्मी सार, ठीक है। इससे H प्लस देने के बाद में Cl माइनस ही बच रहा है ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? संयुग्मी सार बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? सार से क्या बनेगा? संयुग्मी, मतलब इसे अपन बोलेंगे संयुग्मी अम्ल बोलेंगे। समझ गए? जैसे ये अम्ल था, अम्ल ने H प्लस दिया, क्या बचा? OH माइनस बचा। तो अब ये क्या है आपके? ये वाला आपके संयुग्मी अम्ल से क्या बनेगा? संयुग्मी सार। और जिसे सार था, तो सार से आपके क्या बन रहा है? NH4 प्लस बन रहा है। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? संयुग्मी अम्ल। आगे बात समझ में? अम्ल क्या बना रहा है? संयुग्मी सार बना रहा है। सार क्या बना रहा है? संयुग्मी अम्ल बना रहा है। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो अभी इनको भूल जाओ, संयुग्मी इनको भूल जाओ। जैसे अगर मैं इन दोनों में से अगर आपसे बात करूं तो इनमें से आप बताओ कौन H प्लस देगा? Cl माइनस H प्लस देगा या H3O प्लस अम्ल देगा? H प्लस देगा, बताओ आपके हिसाब से। भाई Cl के पास में तो H प्लस है ही नहीं, ये तो देने वाला नहीं है। ये जरूर दे सकता है, H3O प्लस H प्लस दे सकता है क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन है। तो ये देगा, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा। और जो हाइड्रोजन देगा मतलब H प्लस देगा, वो क्या होता है? अम्ल होता है। भाई ये आपको दिख रहा है, ये आराम से आपको क्या कर सकता है? H प्लस दे सकता है। और H प्लस देने वालों को अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो बस अम्ल का आगे आपको क्या लगाना है? संयुग्मी लगाना है। Cl माइनस H प्लस तो दे नहीं सकते, लेकिन ये H प्लस ग्रहण कर HCl बना सकता है। बना सकता है? नहीं बना सकता? बना सकता है। इसलिए ये क्या है? सार है, क्योंकि ये क्या करेगा? H प्लस को ग्रहण करेगा, इसलिए क्या आपके संयुग्मी सार हो जाएगा। इस तरह से भी आप इनको क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। अब अपन बढ़ते हैं कि जो विलायक है, विलायकों के आधार पर अपन क्या करते हैं? इनका वर्गीकरण करते हैं। मतलब कौन से विलायक प्रोटॉन दे सकते हैं, कौन से विलायक प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। मतलब प्रोटोनों के त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर, सुनना, प्रोटोनों के त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर विलायकों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। 4 प्रकार के मेन रूप से आपके विलायक होते हैं। जो पहला है उसे अपन बोलते हैं प्रोटोजेनिक विलायक। प्रोटोजेनिक विलायक यानी प्रोटोन दाता, पोस्टर में लिख रहेगा समझने के लिए, प्रोटोन दाता। प्रोटोजेनिक विलायक का मतलब होता है जो विलायक प्रोटॉन देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या? जो प्रोटॉन देते हैं। मतलब ऐसे विलायक जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे HF, HCl इत्यादि। मतलब HF, HCl ये जो विलायक होंगे, HNO3 H2SO4 ये भी आप लिख सकते हो, है ना। HNO3 H2SO4 ये जो है, बाकी बचे हुए HF, HCl ये लिख सकते हो, है ना। ये क्या करते हैं? ये ऐसे विलायक होते हैं जो क्या करते हैं? H प्लस देते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं। ये आराम से H प्लस दे सकता है, ये भी H प्लस दे सकता है, HNO3 भी दे सकता है, इस तरह से। तो जो विलायक प्रोटॉन देते हैं यानी H प्लस देते हैं, क्या देते हैं? H प्लस देते हैं, वो उन्हें कौन सा कहते हैं अपन? प्रोटोजेनिक विलायक कहते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं प्रोटोफिलिक विलायक यानी प्रोटॉन ग्राही। तो ऐसे विलायक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन यानी H प्लस ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण करने का मतलब क्या है? मतलब जो त्यागते नहीं और ही उनसे ले लेते हैं। जैसे NH3, अगर NH3 आपने विलायक लिया है तो NH3 क्या करेगा? जो दूसरे H प्लस होंगे ना उनको ग्रहण कर लेगा। इसी तरह आपके पास में NH2 ये भी आपकी जो विलायक होगा क्या करेगा? H प्लस को ग्रहण कर लेगा। मतलब जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रोटोफिलिक विलायक कहते हैं। और आपके ये जो दो है, उभयप्रोटिक और एप्रोटिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके इस साल भी आ सकते हैं। ये मतलब ये 3-4 बार इनके बारे में पूछ लिया। उभयप्रोटिक विलायक किसे कहते हैं और एप्रोटिक विलायक किसे कहते हैं? उभयप्रोटिक का एक और नाम है एंटीप्रोटिक। उभयप्रोटिक या एंटीप्रोटिक, नाम से पता चल रहा है उभय, मतलब जो दोनों तरफ से दे सकता है। मतलब जो प्रोटॉन दे भी सकता है
और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। उभय प्रोटिक या एंटी प्रोटिक किसे कहते हैं, ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखना आप, एंटी प्रोटिक। इससे आपके सवाल पूछा गया है ना, एंटी प्रोटिक और एप्रोटिक विलायक किसे कहते हैं। तो एंटी प्रोटिक उससे कहते हैं ऐसे विलायक जो प्रोटॉन दे भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जो H+ यानी प्रोटॉन त्याग व ग्रहण दोनों कर सकता है, त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। भाई आ जाओ, मैं H+ देने के लिए तैयार भी हूं और H+ ग्रहण भी कर सकता हूं। जैसे अभी अपन ने किया था H2O के अभी अपन ने 2 रिएक्शन की थी, जिसके अंदर एक तो अम्ल की बात व्यवहार कर रहा था और एक इसकी बात व्यवहार कर रहा था, क्षार की बात व्यवहार कर रहा था। अभी जस्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल के तो देख लेना। एप्रोटिक विलायक क्या होता है, ये न तो प्रोटॉन दे, मतलब न तो प्रोटॉन देते हैं न प्रोटॉन लेते, एकदम मस्त पड़े रहते हैं, कोई काम न प्रोटॉन से इनको कोई काम नहीं होता है, मतलब ये निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय होते का मतलब होता है कि इनको नहीं चाहिए भाई प्रोटॉन, हमारा घर पहले भरा, हमें न तो प्रोटॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे CCl4, CHCl3 इत्यादि। मतलब ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन ट्राइक्लोराइड हो गया, ये आपके जो होते हैं, इनके पास में क्या होता है, इनका स्टफ पूर्ण होता है, तो इन्हें मतलब इलेक्ट्रॉन की मतलब प्रोटॉन की जरूरत नहीं होती, तो आप ये प्रोटॉन न तो देते हैं नहीं लेते हैं, इसलिए इन्हें एप्रोटिक विलायक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया है ब्रस्टेड लोरी का। अब अपन नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसकी भी कमियां रह गई थी, तो कमियों में देखो आप वही लिख सकते हो जो उसके अंदर लिखा था, आरएनएस के लिखा था। आरएनएस ने भी बताया कि जलीय विलयन, और ये भी बोल रहे हैं कि जलीय विलयन में H+ देते हैं, H+ ग्रहण करते हैं। तो भाई अगर जलीय विलयन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मतलब अगर हमने जल नहीं लिया तो फिर, और जैसे आरएनएस SO2 गैसों के बारे में, CO2 गैसों के बारे में नहीं बता रहा था कि अम्लीय है, अम्लीय कैसे है, सेम ये भी नहीं बताता है। मतलब जैसे ये SO2 CO2 ये अम्लीय गैस है, लेकिन ये ब्रस्टेड लोरी भी नहीं बता रहा है कि ये अम्लीय है। ठीक है, तो इसकी कुछ कमियां थी। अब अपन नेक्स्ट करते हैं। अब आपकी एक छोटी सी टॉपिक है, ये उसके ब्रस्टेड लोरी के अंदर ही है, प्रोटॉन बंदूकता यानी प्रोटॉन एफिनिटी। आपके अभी तक तो इससे रिलेटेड सवाल नहीं आए, लेकिन आ सकता है 3 नंबर में या डेट नंबर में। तो एक सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी भी। इससे पहले प्रोटॉन बंदूकता को छोड़ो, आपने एक पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रॉन बंदूकता। इलेक्ट्रॉन बंदूकता पढ़ रखा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है उसकी परिभाषा। तो आप उसकी इलेक्ट्रॉन बंदूकता की परिभाषा देते हो कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बातन कोष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंदूकता। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या, प्रोटॉन है, और परमाणु नहीं लेना, यहाँ पर अपन को लेना बेस लेना, यानी सार लेना, सार। तो परिभाषा सुनना इसकी परिभाषा होती है, प्रोटॉन बंदूकता की परिभाषा होती है कि किसी गैसीय सार के, मतलब किसी गैसीय सार के प्रोटॉन ग्रहण करने पर, एक प्रोटॉन ग्रहण करने पर, एक प्रोटॉन मतलब H+ ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को अपन कहते हैं प्रोटॉन बंदूकता। उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंदूकता कहते हैं। परिभाषा वापिस सुनना, मैं एक साथ में बोल रहा हूं कि किसी गैसीय सार के, किसी गैसीय परमाणु या किसी गैसीय परमाणु के सार के किसी गैसीय परमाणु के सार के प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंदूकता कहते हैं। समझ गए, मतलब सार के द्वारा, सार बेस के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसे अपन कहते हैं प्रोटॉन बंदूकता। जैसे मान लो कि सार है आपके पास में कोई बी, इसे आप क्या बोल रहे हो, सार यानी बेस, ये है, ये क्या ग्रहण करता है, कोई प्रोटॉन ग्रहण करता है। अभी आप बात करें प्रोटॉन को H+ से दर्शाते हैं, ये ग्रहण करता है, तो क्या बनता है, BH बनता है, और प्लस ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को अपन कहते हैं Pa का मतलब प्रोटॉन, ए मतलब एफिनिटी, प्रोटॉन एफिनिटी। तो जो ऊर्जा निकलती है उसे अपन प्रोटॉन इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, किसके अंदर, सार के अंदर। जैसे अभी आपने बात की थी, जैसे मान लो H+ अप माइनस है, तो ये ग्रहण करके क्या बनाएंगे, अप बनाएंगे। ठीक है, अप माइनस क्या होता है, ये सार होता है। ठीक, क्या होता है, सार होता है। जैसे आपने NH3 है, ये H+ ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा, NH4+ बनाएगा। इसमें जो एनर्जी निकलेगी, वो जो ऊर्जा निकलेगी उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटॉन बंदूकता कहेंगे। और
आपके सवाल तो नहीं आता लेकिन पूछ लेता है कि प्रोटॉन बंदूकता को कैसे ज्ञात करते हैं, तो सिंपल सा एक लाइन में लिखना है कि प्रोटॉन बंदूकता को बोन हेबर चक्र से ज्ञात किया जाता है। बोन हेबर चक्र से ज्ञात किया जाता है। बोन हेबर चक्र से इसको क्या क्या ज्ञात किया जाता है, प्रोटॉन बंदूकता को ज्ञात किया जाता है। और इसकी सहायता से कुछ मान ज्ञात किए हैं वो मैं बता देता हूं, जैसे HF, HCl, HBr और HI। इनका जब निर्माण हो तो इनकी प्रोटॉन बंदूकता की जो ऊर्जा निकली वो कितनी है, इसकी आई थी आपकी 470, इसकी आई 586, इसकी 590 और इसकी 660 किलो जूल पर मोल है। किसमें, किलो जूल पर मोल, ऊर्जा किलो जूल पर मोल में लिखती है। तो ये आप प्रोटॉन बंदूकता के इनके कुछ मान है। अभी तक तो देखो पूछा नहीं गया, लेकिन डेट नंबर 3 नंबर में पूछ ले तो ये आपको लिखना है, लिखने का तरीका नोट्स में मिल जाएगा। जो चौथी थ्योरी है वो पढ़ते हैं, वो आपके लक्स फ्लड सिद्धांत है, यानी लक्स फ्लड थ्योरी, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके अनुसार अम्ल अनुसार क्या होते हैं, तो इसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, मतलब एसिड वो होते हैं जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करते हैं। सुनना, किसको, जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं। ऑक्साइड आयन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्साइड आयन मतलब ओ, ऑक्सीजन। अम्ल मतलब एसिड। इनके अनुसार लक्स फ्लड के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करते हैं। और सार यानी जो बेस वो आपके क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयनों को दान देते हैं। ऑक्साइड आयन दान देते हैं। तो लक्स फ्लड की थ्योरी इतनी सी है कि अम्ल वो होते हैं जो ऑक्साइड आयन को ग्रहण करते हैं, सार होते हैं जो ऑक्साइड आयन का दान देते हैं। जैसे पहले अपन अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल जैसे मान लो आपके पास में CO2, ये CO2 गैस अम्ल है। ये क्या करती है, देखो CO2 की अम्ल है, इसके बारे में पिछली दोनों थ्योरी ने बताई है, ये लक्स फ्लड बता रहा है। जैसे CO2 है, ये क्या करती है, ऑक्साइड आयन ग्रहण करती है। क्या करती है, ऑक्साइड आयन ग्रहण करती है। इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो क्या बनता है, CO3 -2 बनता है। जैसे SO3 है, ये ऑक्साइड आयन को ग्रहण करती है और क्या बनता है, इसके ऊपर SO4 -2 बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये तो पता है ना। तो SO3 से क्या बन रहा है, SO4 -2, CO2 से क्या बन रहा है, CO3 -2 बन रहा है। तो क्योंकि देखो CO2 और SO3 ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अम्ल है। क्या ये अम्ल है। ऑक्साइड आयन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्षार की बात करते हैं तो क्षार क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को दान देते हैं। जैसे देखो ये आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको तोड़ा जाता है तो ये टूट जाता है, कैल्शियम +2 और प्लस O-2। जैसे PbO, इसको आप तोड़ोगे तो Pb+2 प्लस O-2। तो देखो कैल्शियम और ये कैल्शियम ऑक्साइड और Pb ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड, वो क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन को ग्रहण त्याग रहे हैं। मतलब इनके पास में नहीं रखे, इनके पास में ऑक्साइड था, इन्होंने त्याग दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों में अलग अलग कर दिया। तो इसे अपन बोलते हैं ये क्या है, क्षार है। ये दोनों क्या है, बेस है। समझ गए। लक्स फ्लड ने इतना से बताया, ज्यादा इतना खास नहीं था, यही था कि जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं वो अम्ल है, जो ऑक्साइड आयन दान करते हैं वो क्या है, क्षार है। देखो यहाँ पर ऑक्साइड आयन को क्या कर रहे हैं, त्याग ही तो रहे हैं, अलग ही तो कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्षार है। और फिर इन्होंने भी बताया उभयधर्मी के बारे में। उभयधर्मी के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल ऑक्साइड को ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। इनके बारे में बताया उभयधर्मी। उभयधर्मी के बारे में इन्होंने बताया कि उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्ल को, मतलब अम्ल नहीं, ऑक्साइड को ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। जैसे इधर देखना, ये आपके पास में जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जब इसको अपन तोड़ते तो ये टूटता है, जिंक +2 प्लस O-2। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड था, जिंक आयनों में टूट गया, मतलब ऑक्साइड आयन त्यागा इसने, तो ये क्या है, क्षार है, मतलब बेस है। और एक होता है जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड ग्रहण करता है। क्या करता है, ऑक्साइड ग्रहण करता है और ZnO2 -2 बनाता है। तो यहां पर देखो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्साइड को ग्रहण किया, तो यहां पर ये क्या है, आपके अम्ल है। तो देखो अपने दोनों तरफ यहाँ पर क्या था, जिंक ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पर ये किसकी बात व्यवहार कर रहा है, क्षार की बात थी, और यहाँ पर ये किसकी बात व्यवहार कर रहा है, अम्ल की बात ही व्यवहार कर रहा है ना। यहाँ पर क्षार और यहाँ पर अम्ल की बात व्यवहार कर रहा है। तो ये हो गया उभयधर्मी प्रवृत्ति। फिर उन्होंने लक्स फ्लड ने आगे और बताया, अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा और बताया। वो ये है कि इनने कहा
क्षार वो होते हैं, क्षार वो होते हैं जो ऋणायन त्यागते हैं। सुनना, लक्ष्य फ्लड ने क्या बताया कि क्षार यानी बेस वो होते हैं जो ऋणायन त्यागते हैं, और अम्ल वो होते हैं जो ऋणायन ग्रहण करते हैं, ऋणायन ग्रहण करते हैं। अब ऋणायन का मतलब क्या, तो मतलब ऐसे आपकी कोई भी परमाणु है जिसके ऊपर क्या माइनस चार्ज है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसे अपन ऋणायन कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे अपन धनायन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपके NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है क्या, अगर मैं इसको तोड़ू ये किसके अंदर टूट सकता है, Na प्लस F माइनस के अंदर टूट सकता है। तो जब ऐसे इनको तोड़ा जाता है तो Na प्लस तो यहाँ पर अकेला बचता है, और जो F माइनस होता है उसे कौन ग्रहण कर लेता है, ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड। यहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम फ्लोराइड -1, क्या बनता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड -1 बनता है, ठीक है। अच्छा बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लो, ये इसका आप 3 ले लो, और इधर भी आप क्या करो, इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, 3 यहाँ पर आप क्या जाएंगे 3, और -3 बनता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम -3 और 3 2, इस तरह से बैलेंस होगा। बैलेंस करना भी वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन कर लो तो सही है। इसके कितने मोल है, 3 मोल, इसके 2 मोल है ना। यहाँ पर 3Na प्लस और 2AlF3 -3 चार्ज आता है ना यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब सुनना, मेन आपको क्या समझना है इसके अंदर, लक्ष्य फ्लड के अनुसार अम्ल मतलब सार क्या होते हैं जो ऋणायन त्यागते हैं, सार क्या होते हैं जो ऋणायन को त्यागते हैं, मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको त्यागते हैं। अम्ल क्या होते हैं, उस माइनस चार्ज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर NaF और एल्यूमिनियम फ्लोराइड मतलब सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, तो होता क्या है, ये इसको अपन तोड़ सकते हैं किसके अंदर, Na प्लस F माइनस के अंदर, Na प्लस F माइनस के अंदर। तो ये F माइनस है ना, ये जाता है इसके साथ में, और Na प्लस बेचारा इधर चला जाता है। तो देखो ये NaF है, इसने क्या त्याग किया, इसने किसको त्याग किया, F माइनस का त्याग किया ना, केवल क्या बचा बेचारा, Na प्लस बचा, बाकी इसके साथ में क्या था, F था। तो इसने ऋणायन का त्याग किया। देखो F माइनस के ऊपर ऋणायन चार्ज है, ये आपकी क्या होता है, ये आपके होता है क्षार। इसने किसका त्याग किया, ऋणायन का त्याग किया, इसलिए क्या क्षार है। और देखो इसने क्या किया, उस ऋणायन को ग्रहण किया, तो ये क्या आपके अम्ल है, और ऋणायन को ग्रहण करके क्या बनाया, AlF3 बनाया। तो ये आपकी होगी लक्ष्य फ्लड की सिद्धांत है। अब अपन नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी वो पढ़ते हैं विलायक तंत्र सिद्धांत, विलायक तंत्र सिद्धांत यानी सोलेन सिस्टम थ्योरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको समझने से पहले मतलब इसने भी बताया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लेकिन इससे पहले इसमें एक वर्ड आता है स्वतः आयनन, मतलब विलायक स्वतः आयनन। तो इसका मतलब सिंपल सा इसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो समान आयन मतलब दो समान विलायक आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो समान विलायक आपस में अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखना दो समान विलायक, जैसे एक H2 है तो समान विलायक के लिए क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए। देखो आपके वर्ड आ रहा है विलायक है, विलायक विलय और विलयन में तो आपको मतलब पता है ना। देखो जो विलयन होता है वो मिलकर बना होता है आपके विलय तथा विलायक से। किससे मिलकर बना होता है, विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन किससे बनता है, विलय तथा विलायक से। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसे सिंपल सा है, पानी है मतलब आपके पास में गिलास है जिसके अंदर पानी भरा, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक घोल दिया, तो जो पानी है वो क्या ज्यादा मात्रा में है तो वो क्या विलायक है, और जो नमक है जो कम मात्रा में घोला गया वो क्या आपके विलय है। और इन दोनों का जो मिश्रण बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। बस ये ध्यान रखना, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है और जो आपके विलय वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका विलयन, विलय तथा विलायक। और विलय तथा विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। स्वतः आयनन की अपन बात करें तो स्वतः आयनन के अंदर क्या होता है, सेम विलायक होते हैं। जैसे H2 है तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, देखो इसके अंदर किसी को भी एक मान लो, जैसे ये H2 किसके अंदर टूटेगा, H प्लस OH माइनस के अंदर है ना, इसके अंदर टूटेगा। तो ये H प्लस कौन ग्रहण कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो ये बनाएगा आपके H3O प्लस और क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा। जैसे NH3 प्लस NH3 है, मान लो ये आपके टूटा NH2 माइनस और H प्लस के अंदर टूटता है ये, तो ये H प्लस कौन ग्रहण कर लेगा, ये NH3 और बनाएगा
NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस बनाएगा। तो सेम सेम विलायक आपस में विक्रिया करते हैं, उसे अपन बोलते हैं विलायक स्वतः आयनन। H2 NH3 NH3 है, सेम सेम विलायक आपस में विक्रिया करते हैं तो विलायक स्वतः आयनन बोलते हैं। अब देखो विलायक तंत्र के अनुसार, किसके अनुसार? विलायक तंत्र के अनुसार अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल यानी एसिड वो होते हैं जो विलायकों के स्वतः आयनन में, सुनना, विलायकों के स्वतः आयनन में धनायनों की संख्या बढ़ाते हैं। अम्ल वो होते हैं जो धनायनों की संख्या बढ़ाते हैं, धनायनों की संख्या बढ़ाते हैं। किसके अंदर? विलायकों के स्वतः आयनन के अंदर। विलायकों के स्वतः आयनन के अंदर धनायनों की संख्या बढ़ाते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तथा सार क्या होते हैं? बेस। ये क्या होते हैं? ये ऋणायनों की संख्या बढ़ाते हैं। किसकी संख्या बढ़ाते हैं? ऋणायनों की संख्या बढ़ाते हैं। ये आपकी किसकी संख्या बढ़ाएंगे? ऋणायनों की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे देखो, मतलब कहने को कुल मिलाकर है, ये आपके पास में कोई विलायक है तो ये क्या करता है? अम्ल प्लस क्षार में टूटता है। अम्ल प्लस क्षार, देखो कैसे, जैसे अपन ने H2 वाला लिया था, विलायक ले रहे अपन H2O, 2H2O, मतलब जैसे इसको ऐसे लिखते हैं H2O प्लस H2O, तो H2O प्लस H2O कितने हैं? 2 है, तो मैं इसको लिख रहा हूं H2O। ये किसके अंदर टूटेगा? अभी अपन ने लिखा एक तो H3O प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, है ना। एक अपन ने लिया था 2NH3, ये क्या है? विलायक है। इसको आप तोड़ोगे तो किसके अंदर टूटेगा? NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। तो देखो H3O प्लस क्या करें, जो आपके पास में विलायक है उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ाएगा? H प्लस की मात्रा बढ़ाएगा ना, ये H प्लस की मात्रा बढ़ाएगा। NH4 प्लस किसकी मात्रा बढ़ाएगा? H प्लस की मात्रा बढ़ाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके अम्ल है। और देखो OH माइनस क्या करेगा? माइनस की यानी ऋणायन की मात्रा बढ़ाएगा। NH2 माइनस भी क्या करेगा? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब ये ऋणायन को बढ़ाएगा, इसलिए क्या आपके सार है। बस इतना सा है आपके विलायक तंत्र सिद्धांत है कि अम्ल वो होते हैं जो स्वतः आयनन विलयन में क्या करते हैं? धनायन की संख्या बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो H3O प्लस बढ़ रहा है, NH4 है, ये अम्ल है। और जो ऋणायन की संख्या बढ़ाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और यही मतलब मेन रूप से विलायक तंत्र के अंदर इतना से लिखना है आपको। और इसके अंदर एक और चीज आती है, वो भी आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार ये परिभाषा क्या है कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार, देखो अम्ल क्या होते हैं? धनायन, और क्षार क्या होते हैं? ऋणायन। आपस में अभिक्रिया कर विलायक का निर्माण करते हैं। सुनना, किसका निर्माण करते हैं? विलायक का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं विलायक तंत्र की परिभाषा सिद्धांत के अनुसार। जैसे अभी देखना H3O प्लस है प्लस OH माइनस, अपन ने बोला जिस पर प्लस है वो अम्ल है और जिस पर माइनस है वो क्या है? क्षार है। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? ये H प्लस लगेगा, वो H प्लस कौन ग्रहण करेगा? ये ग्रहण करेगा OH माइनस। तो देखो H प्लस इसने त्याग दिया तो क्या बना? H2O बचा, और इसने H प्लस को ग्रहण किया तो क्या बना? H2O बना। तो H2O और H2O कितने हो गए? 2H2O हो गए, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2H2O। तो देखो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे? विलायक बना रहे। अभी अपन ने जस्ट इसको ऐसे लिखा था समझने के लिए कि H2O किसके अंदर टूटता है? H3O प्लस प्लस OH माइनस के अंदर। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि H3O प्लस और OH माइनस आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे? विलायक बना रहे हैं। अपन ने ये तो लिखा था, अभी ये विलायक लिखा था, ये भी क्या है? विलायक है। और इसे अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं विलायक तंत्र के सिद्धांत के अनुसार कि अम्ल तथा क्षार या धनायन तथा ऋणायन आपस में अभिक्रिया करके विलायक का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कमी रह गई थी, तो इसकी कमी क्या है? इसकी कमी यह है कि इसके अंदर विलायक होना जरूरी है। भाई अपन इसको कब बता पाएंगे? जब अपने पास में विलायक होगा। विलायकों का पहले स्वतः आयनन होगा और फिर वही बताएगा कि वो अम्ल या क्षार है। तो अगर मान लो आपके पास में विलायक ही नहीं है, अगर मान लो विलायक ही नहीं अपने पास में, अपन को तो सिंपल कुछ भी दे दिया और पूछे कि अम्ल या क्षार, तो फिर ये तो विलायक तंत्र तो फेल हो जाएगा ना। पर इसके अंदर तो उसको आपको जो भी आपको दे रखा होगा अम्ल या क्षार, पहले उसको विलायक के अंदर घोलना होगा,
फिर बताना होगा कि वो किसकी मात्रा बढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो है लुईस सिद्धांत, लुईस थ्योरी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अम्ल के बारे में ध्यान रखना है। अम्ल क्या होते हैं, तो सिंपल सा है, एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। सुनना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। और क्षार यानी बेस, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान देते हैं, वो क्या होता है, आपके क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन युग्म की बात हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। एग्जाम्पल से समझना, जैसे ये आपके पास में NH3, ये NH3, नाइट्रोजन के पास में एकांकी युग्म होता है, प्लस आपके पास में ये BF3। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे इनकी संरचना बनाकर मैं बताऊं, नाइट्रोजन के पास में ये दो एकांकी युग्म है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, प्लस बोरोन की अगर मैं बनाकर बताऊं तो ये F और ये F। तो देखो, आप एक अष्टक का सिद्धांत पढ़ते हो जिसके अनुसार क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास में देखो, इस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि होने कितने चाहिए थे, अष्टक सिद्धांत के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इधर बात कर लेते, इधर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि ये जो दो एकांकी युग्म है वो इसकी तरफ भेजता है, पूरा नहीं भेजता, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास में भी रहेगा, इसके पास में भी रहेगा। देखो कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको अपन तीर के निशान से दर्शाते हैं इस तरह से। मतलब जो एकांकी युग्म होते हैं उनको क्या ऐसे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास में भी है और बोरोन के पास में भी है ना, नाइट्रोजन के पास में भी और किसके पास में, बोरोन के पास में भी है। और ध्यान रखना, इसे अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया कर उपसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो तीर का निशान होता है ध्यान रखना, उसे हमेशा उपसंयोजी बंध बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके अम्ल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्षार कौन है, इन दोनों में क्षार कौन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, ये दे रहा है, क्योंकि इसके पास ये क्षार है और ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। BF3 क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या आपके अम्ल है ना। ये हो गया। अब आपकी क्या होता है, एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एग्जाम के अंदर आपके सवाल पूछे जाते हैं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षारों को छाटिए, लुईस अम्ल व लुईस क्षारों को छाटिए। डेट नंबर में आता रहता है आपके सवाल। तो देखो कैसे छाटना है मैं बता देता हूं। पहले अपन बात करते हैं लुईस अम्ल के बारे में। लुईस अम्ल, तो लुईस अम्ल क्या, लुईस अम्ल को पहचानने का सबसे पहला तरीका है धनायन। क्या ध्यान रखना है, धनायन। अगर आपको मतलब ऐसे बहुत सारे तत्व दे देंगे, अगर उनके ऊपर प्लस चार्ज है, ध्यान रखना प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, धनावेश है। तो सभी धनावेश क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। धनावेश हैं तो वो क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे। जिसके ऊपर भी आपको धनावेश दिखे हुए लुईस अम्ल होंगे। जैसे जैसे Fe+2, Ag+, जैसे H+, H3O+, जैसे Cl+, Br+, I+, इस तरह से जिनके ऊपर भी आपको प्लस चार्ज दिख जाओ वो क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे। ये बात याद कर लेना, लास्ट वाली आपको याद करनी है। इस साल भी आपके सवाल आएंगे डेट नंबर में, इंपॉर्टेंट है। जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज हो वो क्या होता है, आपके लुईस अम्ल होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपूर्ण अष्टक वाले, अपूर्ण अष्टक वाले, अपूर्ण अष्टक वाले। अभी अपन ने बात की अपूर्ण अष्टक का मतलब होता है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। जैसे देखो BF3 अष्टक का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पर उनके पास में नहीं होते। BF3, AlCl3, SF2 या SF3, इनके बाद में होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर होते नहीं है। जैसे देख लो
बोरोन के ये देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 6 ही हो रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। जैसे एल्यूमिनियम की बात कर लें तो 1 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन, तो भी देखो एक बॉन्ड कम है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई ध्यान है ना, एक बॉन्ड है तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, है ना। और एक होता है आपके मतलब असंपृक्त यौगिक है, असंपृक्त यौगिक, लेकिन उसके अंदर अपन लिखते हैं तीसरा होता है बहुबंध युक्त यौगिक, बहुबंध युक्त यौगिक, जिसके अंदर ज्यादा बंध बने हो। जैसे देखो SO3H और CO2, इनमें क्या होता है, बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। जैसे SO3H की बात करते हैं तो इस तरह से बनता है, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से। तो क्या होता है, जब इन पर जब ज्यादा चार्ज होता है तो क्या करते हैं, इनके ऊपर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश का खेल होने लगता है। इतना अपन को नहीं पढ़ना, सिंपल सा एग्जांपल देखना है कि जिनके अंदर ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाते हैं, वो क्या काम करता है, लुईस अम्ल की तरह काम करता है। मतलब ये क्या कर सकता है, ये सल्फर है ना, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे CO2 के अंदर भी देखो इस तरह से। अब यहाँ पर समझाने के लिए तो बहुत है, जैसे अनुनाद क्या हो जाता है, ये मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर आपकी क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, तो वो फंडा चलता रहता है। लेकिन नहीं बताना अपन को, सिंपल से एग्जांपल दे रहा है, SO3H और CO2, है ना। ये इनमें क्या होता है, बहुबंध पाए जाते हैं, बाकी होते तो इनके अंदर और भी है, लेकिन अपन को इतना नहीं करना है। ये तो क्या, लुईस अम्ल, ध्यान रखना। पहला तो क्या होना चाहिए, धनायन जितने भी हो गए वो आपके लुईस अम्ल है। दूसरा होता है अपूर्ण अष्टक वाले, ऐसे बनाकर देख लेना संरचना, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो रहे, और बहुबंध युक्त संरचना जैसे SO3H CO2। अब अपन बात करते हैं, दूसरा है लुईस सार की। किसकी बात करते हैं, लुईस सार। लुईस सार के देखो पहला पॉइंट है, जैसे उसके अंदर क्या है, सभी धनायन धन है, इसके अंदर जानेगा सभी ऋणायन, सभी ऋणायन। जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो ध्यान रखना क्या होंगे, लुईस सार होंगे। जैसे H माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, इस तरह से। जिनके ऊपर भी माइनस चार्ज आया, जिनके ऊपर भी माइनस चार्ज आया, वो आपके क्या होंगे, ऋणायन होंगे। क्या होंगे, ऋणायन होंगे, मतलब ऋणायन तो है, वो लुईस सार होंगे। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जिन पर एकांकी युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का मतलब जिनके ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं। जैसे देखो H2O, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, वहां पर एकांकी, इसके ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं, इस तरह से। जैसे आपके NH3 है, NH3, इसके ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं। जैसे PS3 है, इनके ऊपर एकांकी युग्म पाए जाते हैं। एकांकी युग्म का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अपन लिखते हैं ना साथ साथ में, इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं, जैसे टिप किया, 2 टिप किया, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, एकांकी युग्म बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, लुईस सार होते हैं। और तीसरा होता है आपके असंपृक्त यौगिक, असंपृक्त यौगिक। असंपृक्त यौगिक का मतलब जिस पर डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से। ध्यान रखना, उसके अंदर बहुबंध वाले की अपन बात की थी, उसके अंदर क्या हो रहा था, जो बॉन्ड बन रहा था अलग अलग। जैसे सल्फर हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में बन रहा था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन रहा था। ये जो बनता है कार्बनिक यौगिकों के बीच में बनता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ऐसा कुछ बॉन्ड दिखे, मतलब कार्बन कार्बन और इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बने तो वह लुईस सार है। ऋणायन जिनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और असंपृक्त यौगिक, वो क्या होंगे, आपके लुईस सार होंगे। ठीक है। तो देखो ये सबसे बेस्ट अपने जो छोड़ी थी, उन 6 में से अपने पढ़ी, ये सबसे बेस्ट था। इसके अनुसार लगभग अपन सबका बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल कौन सा सार है। लेकिन इसकी भी 1-2 कमियां थी। कमियां ये थी कि जैसे कि मतलब ये तो बता देता कि अम्लीय सार है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि वो कितना प्रबल है, कितना प्रबल अम्ल, कितना दुर्बल अम्ल है, कितना प्रबल सार है, उसके बारे में ये नहीं बता पाता था। और ऐसी 1-2 रिएक्शंस थी जिसके अंदर ये अम्ल सार की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। जैसे साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टिकरण अभिक्रिया थी, जिनके अंदर ये व्याख्या नहीं कर पा रहा था। लेकिन ओवरऑल ये उन 6 से तो बेस्ट, मतलब जो 5 थे उनसे बेस्ट था ये वाला।
तो ये आपके मतलब वीडियो कंप्लीट है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया अम्लक्षार वाला। इससे आपके सवाल आएगा, मतलब इनसे थ्योरी से आएगा। तो देखो इनके अंदर मैंने आपके बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको आपको एक लिखने का तरीका मिल जाएगा। मैं वो जो नोट्स बनाता हूँ आपके बुक से, 5 साल के पेपर से और कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनसे मिलकर मैं बना रहा हूँ नोट्सों को। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, देख लेना और उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, थैंक यू।